हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता। आज जो है हमारा सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट का, जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डेटा क्या होता है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, किस लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है डाटा को, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पहला हमारा लेक्चर था फोर्थ यूनिट का, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना कि स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हमारी रिसर्च के अंदर क्या महत्व है, या असेसमेंट के अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार से लाभदायक है। आज जो है हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब डेटा को हम प्रयोग करते हैं, असेसमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, रिसर्च के लिए प्रयोग करते हैं, लर्निंग में हम प्रयोग करते हैं, है ना, बहुत तरह से डेटा को प्रयोग किया जाता है। पर जो एक्चुअली के अंदर डेटा जो है वो क्या चीज है और कितने टाइप का होता है, सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल पे जाएंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस प्रकार से होता है ना। तो जैसे कि फर्स्टली अगर मैं कहूँ कि जो डाटा है वो डाटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। आंकड़े, आंकड़ों का अर्थ क्या है और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसे किसी समूह की माप से संबंधित जो संख्यात्मक विवरण है उसको हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। कि कोई भी एक ग्रुप है या कोई एक से ज्यादा ग्रुप है और उसका जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी विशेषता का या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की संख्या से रिलेटेड, ठीक है, हम चाहे उस ग्रुप की इंटेलिजेंस को जानना चाहें, चाहे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जानना चाहें, या उसके अदर जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानना चाहें, या एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ तुलना करना चाहें, या एक कंपनी जो है वो अपने काम में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इस तरह से अगर हम जांच कुछ करना चाहें तो उससे संबंधित जो संख्यात्मक विवरण है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जनरली डेटा कह देते हैं। ठीक है, अब जो डेटा है वो कितने प्रकार का होता है, मेनली डेटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो है वो क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। सबसे पहले प्राइमरी डेटा की बात करें कि जब कोई रिसर्चर है या कोई मैं हूं, आप हो, कोई भी है जो डेटा इकट्ठा करना चाहता है, सबसे पहले जब वो फील्ड में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, और प्राइमरी सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट करना चाहता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो प्राइमरी डेटा हो जाता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है वो क्या करता है, जो पहले से जो डेटा कलेक्ट किया गया होता है, ठीक है, उसको दोबारा यूज करता है, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपनी किसी भी काम को पूरा करने के लिए मुझे किसी मैगजीन की मदद लेनी पड़ रही है, किसी न्यूज़पेपर की मदद लेनी पड़ रही है, या अदर कोई मैं चीज जो यूज कर रही हूँ जो और से पहले वो कई बार भी यूज की जा सकती है, की गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है, अब जो इससे संबंधित और भी कई सारे डेटा से संबंधित जानकारियां हैं, डिटेल हैं, जिनको कि हम अगर थोड़ा सा पहले देख लें तो थोड़ा सा हमारे कोर्स समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है कि जो डेटा है इससे रिलेटेड, ये तो हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा, इससे संबंधित कुछ और भी शब्द हैं जिनका कि हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अंक, अंक या जिनको हम समंक भी कहते हैं, और इनको क्या है, स्कोर कहते हैं। हम इंग्लिश के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, स्कोर। तो सबसे पहले हमें स्कोर का पता होना चाहिए कि स्कोर क्या होता है। ठीक है, अब स्कोर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स कि अंक क्या है, किसी एक मापदंड का एक भाग है, किसी एक मापदंड का एक भाग है। मापदंड क्या, जिसको हम माप रहे हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, उसका क्या है, एक पार्ट जो है वो क्या है, अंक है। जो किसी पदार्थ का हो सकता है, मनुष्य के किसी भाग का अनुमान, जो मनुष्य किसी भी चीज का एक अनुमान लगाता है उसका एक पार्ट हो सकता है। और अगर हम कोले के अकॉर्डिंग बात करें तो कोले कहते हैं कि जो समंक है या जो अंक है वो किसी एक चर या किसी व्यक्ति या पदार्थ में उपस्थित है मात्रा का आंकिक अनुमान लगाना, यानी कि अंकों का अनुमान लगाना कि कोई जो चीज है या कोई जो विशेषता है वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, ये हो गया अंक। उसके बाद हम बात करते हैं अंक स्कोर या समंक भी हम इसको कह देते हैं। तो समंक की सबसे पहले जो निम्न सीमा होती है,
ठीक है, कोई स्कोर होता है उसकी एक निम्नतम सीमा होती है, जो स्कोर है उसकी एक क्या है अपर लिमिट होती है या उच्चतर सीमा कहते हैं, इसको लोअर सीमा कहते हैं, इसको हायर या उच्चतर सीमा हम कह देते हैं। फिर है अंक की वास्तविक सीमा कि एक्चुअली के अंदर जो स्कोर है वो कहां तक जा रहा है। फिर अंक विस्तार, अंक विस्तार का मतलब कहां से कहां तक अंक का विस्तार हो रहा है। और उसके बाद वर्गांतर, वर्गांतर या क्लास इंटरवल जिसको हम कह देते हैं कि इन जो समक है, जो आंकड़े हैं, तो उनका जो वर्गांतर है या जो इंटरवल है वो कितना है, उसको हम वर्गांतर कहते हैं। तो इन शब्दों के बारे में जानना भी हमारे लिए काफी जरूरी था। ठीक है, संबंधित साहित्य के अंदर हमने संबंधित शब्दों के अंदर हमने जो है वो स्कोर के बारे में पढ़ा, अंकों की जो निम्न सीमा या लोअर लिमिट है उसके बारे में पढ़ा, अंकों की जो अपर लिमिट है उसके बारे में पढ़ा, अंकों की जो एक्चुअल लिमिट है उसके बारे में, अंक विस्तार रेंज कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है, उसके बारे में, फिर क्लास इंटरवल या वर्गांतर के बारे में। ये संबंधित जो शब्द हैं ये डेटा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब जो डेटा है उसको हम प्रस्तुत कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा हम एक बात पर चलेंगे, उसके बाद हम जो है वो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या है कि मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम डेटा को भाषा में परिवर्तित करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई भी डेटा है हम उसको उसका लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दें तो भी उसको क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा जो है सारणीबद्ध करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है, टेबुलेशन जिसको हम कहते हैं, टेबल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की टेबल बना करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डेटा को शो कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, रेखाओं या ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करना, कि जब हम डेटा को लैंग्वेज के द्वारा प्रस्तुत करें तो देखिए हमें बहुत सारे डाटा को क्या करना पड़ेगा, डेटा को चेक करना पड़ेगा, और डाटा को चेक करना काफी क्या है कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, डेटा में को समझ पाना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा मैं कहूँ तो। और जो सेकंड पार्ट है हमारा जिसको टेबुलाइजेशन भी कहते हैं, या सारणीबद्ध तरीके से जब हम टेबल्स बना देते हैं किसी भी चीज की, उसको जब हम चेक करते हैं तो उसमें भी हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब रेखाओं या ग्राफ के द्वारा किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जाता है तो वो हमें क्या है समझने में आसान भी होता है और बड़ा इफेक्टिव भी होता है, कम टाइम उसमें लगता है, कम एनर्जी उसमें लगता है, बड़ा इफेक्टिव तरीके से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बड़ा ही अच्छे तरीके से ग्राफ को क्या है समझा जा सकता है, इजी वे में समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम एक टर्म इसके अंदर और आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आवृत्ति वितरण। देखिए स्टूडेंट्स, आवृत्ति क्या होती है, जब कोई चीज बार बार हमारे सामने आती है वो क्या है, आवृत्ति है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब उस का वितरण हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो चीज, जो चीज फ्रीक्वेंसी के अंदर है, बार बार आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वो क्या कहलाती है, वो आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहा जाता है। अब अगर हम वर्बली देखें तो आवृत्ति से अभिप्राय क्या है, किसी मान या संख्या की बारंबारता से होता है। बारंबारता का अभिप्राय क्या है, बार बार किसी भी चीज का आना या रिपीट होना। और वितरण से जो अभिप्राय है वो क्या है, संख्याओं के प्रसार से है। वितरण का अभिप्राय संख्याओं के प्रसार से है। प्रसार क्या होती है, रेंज होती है किसी चीज की, कि कोई जो डाटा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, उसकी रेंज जो है वो कहां से कहां तक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एक अंक समूह यदि हम लेते हैं 50 से 55 का हम लेते हैं, तो अंकों का जो विस्तार हुआ वो कहां तक हुआ, वो अंकों का विस्तार हमारा 6 डिजिट तक हुआ, क्योंकि यहाँ से हम काम करेंगे 50, 51, 52, 53, 54 और 55। तो ये क्या होता है, ये हमारे अंकों का विस्तार कहलाता है इसके अंदर। और क्या है, और अगर हम इसके अंदर देखें, थोड़ा सा टेबुलेशन के बारे में देखें, तो टेबुलेशन से क्या है, हम टेबल्स बना करके हम टैली कर सकते हैं चीजों को, और बड़े ही अच्छे तरीके से डेटा को जो है वो क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा आवृत्ति वितरण के बारे में। अब अगर जो ग्राफ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम देखें तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कुछ एक बेसिक रूल्स भी हैं, बेसिक नियम भी हैं,
एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या है, हमने सबसे पहले डाटा का मीनिंग हमने करना है कि डाटा होता क्या है, डाटा कितने प्रकार का होता है। डाटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। उसके बाद जो है क्या है, हमारे जो इससे रिलेटेड डेटा से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे अंक हो गया, अंकों की न्यूनतम सीमा हो गई, अंकों की उच्चतर सीमा हो गई, अंकों का वास्तविक मान हो गया, अंक विस्तार और वर्गांतर हो गया। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा, जिसमें कि हमने क्या है, भाषा में परिवर्तित करके हम डेटा को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद क्या है, सारणीबद्ध तरीके से कहता है कि प्रस्तुत कर सकते हैं, एंड देन क्या है, रेखाओं या ग्राफ के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद मैं आगे चलती हूँ। आगे जो है हम सामान्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे इसके, कि जो डेटा है उसके जो आलेख बोलते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ को क्या है प्रस्तुत करने के जो बेसिक्स हैं या जो बेसिक नियम हैं, प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से हैं। ग्राफ के द्वारा किसी भी डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो बड़े ही अच्छे, आकर्षक और सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सामान्य नियमों की बात करते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सामान्य नियमों में क्या है, फर्स्टली सामान्य नियम अगर हम देखें, सामान्य नियम या आलेख को दर्शाने के सामान्य नियमों की हम बात करें तो देखिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है ना। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो क्या है, वो सारा डाटा जो है वो प्लस के रूप में होता है, ठीक है। और इधर जो डाटा आता है इसको भी हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसके जो है ये जो डाटा आता है ये क्या है, जो माइनस के अंदर डाटा आता है। जनरली जो हमारी जो शिक्षा है या जो मनोविज्ञान है या जो शैक्षिक हमारी शिक्षा का फील्ड है, उसमें जनरली हम क्या करते हैं, हम केवल और केवल इतने ही पॉइंट्स को जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। या इसी पर हम वैल्यू देखते हैं, जब हम कोरिलेशन वगैरह चेक करते हैं तो वहां पर हमें माइनस में वैल्यू देखनी होती है, तो वहां पर जो है वो माइनस की वैल्यू को हम चेक करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ आप इतना ही याद रखिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज नोट करते हैं, बच्चों की फ्रीक्वेंसीज क्या है, और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल जो है वो डिनोट करते हैं, जिसको कि CI के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल हो जाता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाती है, ठीक है। ये दो आपके जो है वो मेनली लंब रूप में क्या कहते हैं, इसको इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जो मेन आपका हमारा एक सिद्धांत बनता है, और ये जो पॉइंट आपका बना, ये आपका अपना अनुगामी या ओरिजिन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका जो है वो मेनली यही है कि ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमारे पास दोनों एक्सिस का होना जरूरी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों जो है एक्सिस का होना जरूरी माना जाता है। 6, 8, 10, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पर हम क्लास इंटरवल लेते हैं। फिर है जो हमारा एक्स एक्सिस है चाहे हमारा वाई एक्सिस है, दोनों का क्या है, एक रेशियो होता है दोनों का आपस के अंदर, क्योंकि अगर जो एक्स एक्सिस का जो जनरली रेशियो है वो कितना है हमारा, ये कहता है कि 8 इंच इसकी लंबाई हो सकती है एक्स एक्सिस की, और जो वाई एक्सिस है इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है ये कितनी हो सकती है, इसकी जो ऊंचाई है वो 6
6 इंच हो सकती है। ठीक है, तो 6:8:6 दोनों पद्धतों की जो लंबाई और जो ऊंचाई है वो क्या है, 8:6 होती है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो एक्स एक्सिस है, आलेख या रेखा चित्र के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें जो स्वतंत्र जो ये वाली चीज है ये क्या है, ये स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र इस पर जो है वो डिनोट किया जाता है। और ये क्या है, ये डिपेंडेंट या जिसको हम आश्रित चर जिस पर डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आश्रित चरों की संख्या जो है वो यहाँ पर हम नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि एक ही चित्रण पर सैंपल से संबंधित विभिन्न डाटा को दिखाने के लिए और विभिन्न सैंपलों को दिखाने के लिए क्या है, एक ही गुण के जो पद्धत है वो दिखाए जाते हैं। यानी कि जो डेटा हम यूज करते हैं वो क्या है, वो जनरली एक ही सैंपल से लिए होते हैं, क्योंकि हमें एक ही सैंपल का क्या करना होता है, रिजल्ट जो है वो दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर हमें दो सैंपलों के बीच में तुलना करनी हो, जहां पर दो सैंपल्स के बीच में तुलना करनी हो, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का सहारा ले सकते हैं। ये कुछ एक सामान्य प्रिंसिपल्स हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस क्या है इसकी, क्या इंपोर्टेंस है। देखिए, जनरली हम क्या कर रहे हैं कि जब हम डेटा को ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो सबसे अधिक क्या इंपोर्टेंस इसकी हुई कि हम इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हम इसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो रिसर्चर है या जिसको भी रिजल्ट देखना है, जिसको डेटा समझना है, उसको बड़ी आसानी से और सुगमता से ये चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेटा के द्वारा हम शो कर सकते हैं कि कोई भी जो डेटा है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, या कम है या ज्यादा हो रहा है, बहुत ही आसानी से जो है उसको यहाँ पर हम कलरफुल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और क्या है, और ये कंपैरिजन करने में भी बड़ा सहायक है कि एक चीज दूसरी चीज की तुलना में घट रही है तो वो क्यों घट रही है, दूसरी चीज अगर एक चीज की तुलना में बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। ठीक है, इसको भी बड़े व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर डिनोट किया जा सकता है। और क्या है, जो हमारे आंकड़े हैं, जो डेटा है, जैसे कोई भी डेटा हम ले लीजिए 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35, 40, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है, बड़े ही नीरस लगते हैं देखने के अंदर, जबकि हम इसको जब ग्राफिकली यहाँ पर शो करते हैं तो बड़े ही देखने में क्या है, आसान भी लगते हैं और सुंदर भी लगते हैं। ठीक है, तो जो बोरियत से बचने से और आसानी से जो है वो इसको दिखाया जा सकता है, आसानी से इसको समझा भी जा सकता है। और आजकल के टाइम के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर अगर हम देखें तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कंपनियों के द्वारा या वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज को जब हम पेश करते हैं बड़ी आकर्षक ढंग से, तो वहां पर ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट में देखिए, कंपनी में देखिए, कहीं भी आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए, आपको सबसे पहले बड़ा ही एक अट्रैक्टिव सा ग्राफ देखने को मिलता है ना। तो ये आजकल के समय में भी क्या है, बहुत मतलब जरूरी स्टेप इसको बना दिया गया है डेटा को समझाने के लिए। और साथ ही साथ क्या है, और समय बहुत कम लगता है इस चीज में, क्योंकि उसी चीज को जब हम डेटा से समझते हैं या उसी चीज को जब हम टेबल के द्वारा समझते हैं तो उसमें हमारा टाइम क्या है, उसमें हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, जबकि ग्राफ के द्वारा हम जल्दी से ये समझ जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ रही है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ रही है, ये कम हो रहा है या ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर टाइम की बहुत ज्यादा इसके अंदर बचत है, और जो डेटा है उनका जो प्रदर्शन है बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से जो है उसके अंदर किया जाता है। अब जो डेटा की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डेटा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्राफ के जो डेटा है वो इसके मेन लिस्ट के 5 टाइप्स आते हैं। पहला कौन सा आता है, पहला आता है आपका आवृत्ति टाइप्स ऑफ डाटा की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पहला क्या है, 5 टाइप इसके मेन ले आते हैं। पहला आता है आपका आवृत्ति बहुभुज, ठीक है। दूसरा इसमें आता है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है आपका हिस्टोग्राम या स्तंभा आकृति, स्तंभा आकृति या हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो हमारा इसके अंदर आता है वो क्या है, स्तंभा आकृति, यानी कि जो इसके अंदर ग्राफ बनता है वो क्या है, स्तंभ के रूप में बनता है। तीसरा हमारा आता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या संचयी आकृति वक्र, संचयी आकृति वक्र, वक्र। ठीक है। उसके बाद चौथा जो हमारा इसके अंदर आता है वो क्या है, संचयी प्रतिशत वक्र या कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व या ओजाइव के नाम से भी उसको जाना जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी आकृति वक्र या ओजाइव। फिर एक लास्ट इसमें 5वां पॉइंट आपका आता है पाई डायग्राम या वृत्त ग्राफ के नाम से भी इसको जाना जाता है, वृत्त ग्राफ, वृत्त ग्राफ। पाई चार्ट। ठीक है। तो ये जो है वो टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हैं, मेनली 5 पॉइंट आपके यहाँ पर हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे भी। ठीक है। तो मेनली पहला क्या है, आवृत्ति बहुभुज, दूसरा हमारा स्तंभ आकृति, तीसरा संचयी आकृति, संचयी आकृति वक्र, चौथा हमारा संचयी आकृति वक्र। ठीक है। संचयी प्रतिशत वक्र, सॉरी प्रतिशत, परसेंटेज जो है हम इसमें शो करते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है इसमें वृत्त ग्राफ। ये जो है 5 मेनली इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के 5 मुख्य टाइप्स हैं, जिनका कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल करेंगे विद डायग्राम। ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।